व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये पिक्चर आप में से ही एक फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर की गई थी, काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे जब मैंने ये पिक्चर देखी। यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा सजेशन दिया गया है। आप लोग इस सजेशन के बारे में क्या बोलते हैं, आप लोग अपनी राय बताइएगा। बोला जा रहा है कि दान पेटियां जो है ना आज के डेट में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर ये दान पेटियां यहां से हटाकर इनको स्कूलों के अंदर लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि एक तरीके से भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी आप लोग बोलिए, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत है यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए। कई सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे आप लोगों को जो उनके पास में कपड़ा नहीं है, किताबें नहीं है, जिनके पास में बैठने के लिए साधन नहीं है। अगर ये पैसा जो आज के डेट में दुनिया भर का आप लोगों को जो रिलीजियस प्लेस पर देखने को मिलता है, अगर उसको ढंग से इन्वेस्टमेंट किया जाए एजुकेशन में, तो हमारी कंट्री की दशा चेंज हो सकती है और दुर्दशा एक अच्छी दशा में कन्वर्ट हो सकती है। तो काफी अच्छा लगा अगर ये ऐसी चीजें सोची जाए कि जो दान पेटियां हैं या फिर जो भी मंदिर के अंदर जो पैसा आता है वो सारा फिर यहां पर एजुकेशन के अंदर लगा दिया जाए। या फिर एक ये सजेशन हो सकता है, कहते हैं ना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अब तक भी हम लोग अपनी एजुकेशन पर बहुत कम खर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो तो बिजनेस के चक्कर में पड़ गए हैं पूरा। पर लेकिन यहां पर कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है उनको ढंग से चीजें प्रोवाइड कराई जाए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, येस या फिर नो? आप लोग अपना आइडिया बताइएगा। आइए आगे चलते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है अरेबियन डेजर्ट। जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले एक झलक डाल लेते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी कि पूरे संसार में 56 लाख केस ऐसे हो चुके हैं जो कोरोना वायरस से कनेक्टेड है। इसी के साथ में यहाँ पर ये 3,51,000 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इसी के साथ में यहाँ पर 24 लाख के करीब लोग हैं, यानी कि आधे के करीब यहां पर आप लोग बोल सकते हैं रिकवर हो चुके हैं। यूएस से अकेला यहां पर 17 लाख के करीब केस लिए बैठा है। 1 लाख से ज्यादा डेथ यहां पर हो चुकी है, यानी कि आंकड़ा जो है यूएसए में 1 लाख क्रॉस कर चुका है। दूसरे नंबर पर केस ब्राजील में, तीसरे पर रशिया में, चौथा स्पेन, पांचवा यूके, छठा इटली, सातवां फ्रांस, आठवां जर्मनी, नौवां तुर्की और 10वें नंबर पर है हमारी कंट्री इंडिया। तो यहां पर हमारी कंट्री में 1.5 लाख के करीब केस यहां पर क्रॉस हो चुके हैं और टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखेंगे तो 4,000 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में सबसे टॉप पर महाराष्ट्र चल रहा है, जिसमें 54,000 के करीब डेथ अब तक यहां पर जो लोग हैं उनको ये केस चपेट में ले चुके हैं और डेथ यहां पर 1700 के करीब हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है गुजरात। तो ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी ईरान, पेरू और कनाडा है यहाँ पर महाराष्ट्र में एक न्यूज काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैंने फेसबुक पर वीडियो भी शेयर की थी और ट्विटर पर भी। वो यहाँ पर है सोनू सूद जी के बारे में। देखिए यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक पर्टिकुलर पर्सन, अकेला बंदा आकर पूरे सिस्टम की कमियां खामियां आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। यानी कि अकेला बंदा इतने सारे लोगों को अगर घर भेज सकता है। आप लोग ये सोचिए, हमारी कंट्री में आज की डेट में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर बात करें यहाँ पर 2 और ऐड कर दीजिए, ये बात की जा रही है लोकसभा के अंदर में, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 545। इसी तरीके से राज्यसभा, अलग अलग स्टेट असेंबली, तो इतने सारे लोग निकल कर आ जाएंगे। इनमें से कोई भी सामने निकल कर नहीं है, वरना इन सब लोगों को जो मर रहे हैं भूखे प्यासे, जैसे तैसे काम कर रहे हैं, ये अपने घरों तक पहुंच जाते हैं, इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो लूप होल है वो यहां पर देखने को मिला। इवन यहां पर किसी की भी बात कर लीजिए, अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव के हैं, या फिर गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, ये तो कोई भी कर सकता था और जनता ने तो वोट उनको दी थी। ये काम तो बेसिकली उनका होना चाहिए था, पर लेकिन एग्जैक्टली यहां पर इसका अपोजिट होता हुआ दिखा। उनको क्या दिक्कत है, वो तो आराम से एसी में बैठकर अपना अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। पर लेकिन इन वर्कर्स का क्या, जो यहां पर आज का कार्टून है वो भी एक बार आप लोग देख लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसी है? ना तो इनके पास में जॉब है, इसकी सोशल डिस्टेंसिंग है, ना इनके पास में क्वारंटीन की फैसिलिटी है, अगर बीमारी हो जाती है तो इसकी सोशल डिस्टेंसिंग है। फंसे हुए पता नहीं कहां कहां पर। इसी के साथ में प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पा रहा है और जो श्रमिक एक्सप्रेस है वो भी प्रॉपर इनको घर तक नहीं पहुंचा रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो यहां पर इन सब प्रोडक्ट की है, यहां पर जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए। इसीलिए यहां पर एक छोटी सी बच्ची जो है वो अपने पिताश्री को 1200 किलोमीटर के करीब यहां पर एक साइकिल पर ले जाकर पहुंच जा रही है। ये समझिए कि ये ऐसी चीजें कहां से निकल कर आ रही हैं। ये इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि कोई भी पर्सन ये स्टेप तब उठाता है जब उसको लगता है एक साइड में कुआ या दूसरे में खाई, अब जाए तो जाए कहां। तो उस टाइम पर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखकर थोड़ा सा सुधारना चाहिए था और चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए था। आज के आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, ये टेलीग्राम पर आप लोग को एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है जहां पर आराम से चीजें आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं। तो उसका आप लोग पार्ट बनिए।
फिर आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। पहला जो आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग है, यहां पर ये बात कर रहा है तेल के बारे में। देखिए इंटरनेशनल लेवल पर तेल का प्राइस काफी डाउन हुआ, पर लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर कोई जू नहीं चली, वो ऐसा का ऐसा ही मेंटेन है। तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो अच्छे से डिटेल में यहां पर इसको डिस्कस करूंगा। एक ये वाला जो आर्टिकल है, हालांकि लिखा तो गया है कांग्रेस की साइड से, पर लेकिन आर्टिकल में जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो आप लोगों को जानने को मिलने वाले हैं। यहां पर बात की जा रही है नेहरू जी के बारे में और इसी के साथ में सरदार पटेल जी के बारे में। तो बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है नेहरू जी की आइडियोलॉजी। आखिर क्यों आज है 27 मई आज डेथ एनिवर्सरी है जी नेहरू जी की, तो उसके बारे में यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। एक बात और बता दो आप लोगों को, अगर एग्जाम में आप लोग क्लियर होना चाहते हैं तो जो भी आप लोगों के जो नेगेटिव थॉट्स हैं नेहरू जी को लेकर, महात्मा गांधी जी को लेकर, वो साइड में रखकर एग्जाम में जाइएगा। जो पर्सनल थॉट है उनको पर्सनली रखिएगा। अगर एग्जाम में आप लोगों ने शो किया उनको, तो फिर देखिए आप लोगों की खैर नहीं होगी एग्जाम में, वहां पर आप लोग कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। रीजन इसका सीधा सीधा ये, जिस कंट्री में आप लोग बैठे हैं उस कंट्री की नींव इन लोगों के द्वारा रखी गई है। अब अच्छी रखी गई बुरी रखी गई वो सेकंड थॉट है, पर लेकिन नींव इनके द्वारा रखी गई है। तो जिसके ऊपर आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, ये आप लोगों की एक तरीके से वो नहीं कहते कि हैसियत के बाहर चला जाता है। क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन कैसी थी, उस टाइम पर कंडीशन कैसी थी, उस टाइम पर लोगों के द्वारा क्या सोचकर क्या स्टेप उठाया गया, तो वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपने आप को थोड़ा सा कुछ भी आए। देखिए एक तो आप लोग कभी भी एग्जाम में अपने संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। अपने जो हिस्टोरिकल जो लीडर हैं यहाँ पर, फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल करने वाले जो हमारे सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनके बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट आप लोग को एग्जाम में नहीं रखना है। अगर ऐसा कुछ भी आप लोग करने जा रहे हैं तो आप लोग उसी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उसी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये इंसान सिस्टम में आने के लायक नहीं है। रीजन क्या है, ऑलरेडी सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, ऊपर से नेगेटिव थॉट रखकर आप लोग सिस्टम के अंदर जाओगे तो तुरंत ही वहां पर एक तरीके से साइड में कर दिए जाओगे। तो कोशिश ये करनी है कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है। बाकी फिर से यहां पर बताया जा रहा है सोशल जो सफरिंग एक तरीके से हो रही है आज के में, वो सारी बातें जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, वो सारी बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं। यहां पर बोला गया सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं यहां पर। तो यहां पर जो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उनके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हो जाएगा। इसी के साथ में यहां पर ये जो आर्टिकल है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के लीडर के द्वारा लिखा गया है। उनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में जितना शानदार लॉकडाउन रहा वो किसी भी कंट्री में इतना शानदार लॉकडाउन नहीं रहा। यानी कि लॉकडाउन को सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट है ये, तो इसलिए इन्होंने बताया कि जैसे जैसे स्टेप हमारी कंट्री में उठाए गए हैं वैसे वैसे स्टेप किसी भी कंट्री के द्वारा नहीं उठाए गए, इसलिए हमारी कंट्री में सबसे अच्छा लॉकडाउन है और सबसे फ्रूटफुल लॉकडाउन है। जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है उसके बाद में हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। तो यहां पर एक तरीके से बढ़ाई की गई है सारी चीजों की। कार्टून हम लोगों ने देख लिया, ये वाला डेटा पॉइंट यही है जो मैंने आप लोगों को बताया किस किस राज्य में क्या क्या केस बढ़ रहे हैं, तो वही सारी चीजें यहां पर बार बार देखने को मिलती है। ये वाला जो साइड वाला आर्टिकल है यहां पर, इसमें जो बेसिकली बात की जा रही है, अभी यहां पर यूएसए के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन को यह ध्यान में रखकर बात की जा रही है कि जो इलेक्शन है वहां पर चाइना का फोकस होना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते हैं ये चाइनीज वायरस है, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी के चलते जो सिचुएशन है निकलकर ये सामने आती है कि किस तरीके से यहां पर जो चीजें लेकर चली जा रही हैं। आज की डेट में कंडीशन ये है कि हर एक कंट्री जब इलेक्शन की बात आती है तो वो हमेशा नेगेटिव चीजों को सामने लेकर आती है, यानी कि अपने काम क्या किया गया उस पर कम फोकस करती है, दूसरे वाले क्या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं उन पर ज्यादा फोकस करती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कंडीशन क्या चल रही है, तो नवंबर में इलेक्शन है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी चल रही है। कोविड-19 अलग है पर लेकिन इलेक्शन की तैयारी अपनी जगह है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बेसिकली कोर्ट्स के बारे में। आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल कि हमारी कंट्री में जो कोर्ट है, खासकर कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यह माना जा रहा है कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर ढंग से लेकर नहीं चल रहे हैं। रीजन क्या था इसका? रीजन सीधा सीधा यहां पर यह बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल दिया कि ये पॉलिसी के रिलेटेड मैटर है, इसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के द्वारा साफ साफ लिखा गया था कि पास्ट में बहुत बार ऐसा टाइम आया जिसमें पॉलिसी में इंटरफेयर किया गया है, पर लेकिन अब क्यों नहीं कर सकते जब दुनिया भर के लोगों की जान जा रही है और जबकि ये काफी नेगेटिव भी इंपैक्ट डाल रहा है। इसी के चलते कोर्ट में बहुत सारी पीआईएल जा रही हैं, उनको भी यहां पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है जो भी इस तरीके से रिलेटेड पीआईएल जा रही हैं। तो यहां पर भी एक रिफॉर्म की जरूरत है कोर्ट के अंदर में, क्योंकि जब से ऑनलाइन चीजें चली हैं तो वर्किंग इफिशिएंसी होनी चाहिए थी, पर लेकिन और ज्यादा डाउन होती यहां पर नजर आ रही है, ठीक है।
तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू। आइए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर डिटेल में आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यही आर्टिकल ले लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे हालांकि, पर लेकिन न्यूट्रल होकर सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन आप लोगों से नेहरू जी की आइडियोलॉजी के बारे में बोला गया है, ऐसे आप लोगों से गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में, अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी के बारे में, सरदार पटेल जी की आइडियोलॉजी के बारे में, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग ऑलरेडी तैयार कर अपने रख सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है, अभी यहां पर नेहरू जी के बारे में, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अगर कभी कोई आर्टिकल लगाएगा तो फ्यूचर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वरना आप भी थोड़ा फोकस कीजिएगा कि जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जो कि मेन लीड रोल प्ले कर चले थे, उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड आप लोग जरूर अपना जो है बेसिकली 200 से 250 शब्द में एक सीट तैयार कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील कर सके। तो नेहरू जी की आइडियोलॉजी जो है यहाँ पर वो बोला जा रहा है आज भी इसेंशियल है। यहाँ पर आज की डेट में जो कम्युनल फोर्स है हमारी कंट्री में, जो सोशल हार्मनी को बिगाड़ती है, तो उसके चलते यहाँ पर जरूरी है। यानी कि रिलीजन के नाम पर यहाँ पर कई बार ये मॉब लिंचिंग भी होती है, आप लोग को नजर आती है। वो सारी चीजें हमारी कंट्री में नेहरू जी की आइडियोलॉजी होना काफी जरूरी है, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के ऊपर फोकस करते थे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है, ये एक ऐसे एरिया के ऊपर फोकस करते थे कि हमारी कंट्री में सब मिलकर रहेंगे। तो इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आइए नजर डालते हैं। जो यहां पर ये पिक्चर दिखा रखी है, एक साइड में सरदार पटेल जी हैं, एक साइड में नेहरू जी हैं। तो देखते हैं किस तरीके से जो डार्क फोर्सेस है कम्युनल, जो हमारी कंट्री में कम्युनलिज्म जो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं नेगेटिव साइड में, किस तरीके से यहां पर ये हमारी कंट्री में जो नेहरू जी की आइडियोलॉजी है उसको एक लाइट ऑफ हार्मनी की तरीके से देखा जा रहा है। तो इसके बारे में कई सारी बातें जानने को मिलेंगी। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी यहाँ पर जो आप लोग को अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे भी कुछ ऐसी चीजें आर्टिकल के अंदर जो अच्छी नहीं लगी हैं, पर लेकिन आप लोग को एक बैलेंस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी अच्छी चीजें यहाँ पर बताई गई है नेहरू जी के बारे में। सरदार पटेल जी की भी कुछ अच्छी चीजें थी, वो इनके द्वारा नहीं बताई गई हैं। बेसिक फोकस यहां पर नेहरू जी के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि ये जो आर्टिकल लिखा गया है वो कांग्रेस के फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा न्यूट्रल होकर सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि देखिए आज ही के दिन यहां पर लगभग टोटल मिलाकर यहां पर 56 यानी कि एक तरीके से यहां पर एक तरीके से 56 साल के करीब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर 56 यानी कि 56 साल, जिसमें यहां पर ये नेहरू जी थे, ये संसार को छोड़कर गए थे। तो उनकी आइडियोलॉजी जो है आज की डेट में भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है आर्टिकल 370 को लेकर इनको, कि आर्टिकल 370 जो है वो इनकी देन है, और इसी के चलते यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। पार्लियामेंट में भी यहां पर इसके बारे में कई बार बात की जाती है और क्रिटिसाइज किया जाता है, रूलिंग पार्टी के द्वारा भी इवन क्रिटिसाइज किया जाता था। तो यहां पर बात ये बोली जा रही है कि एक तरीके से सिचुएशन जो है जो हम लोग देख रहे हैं कश्मीर की आज के टाइम पर, आज के में हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बैठे हैं, मीडिया अवेलेबल है, सारी चीजें हैं, कई सारी चीजों में हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर निर्भर है, किसी बाहर की कंट्री के ऊपर कोई इंटरफेयर नहीं है हमारी कंट्री के ऊपर। एक तरीके से प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी संविधान, हमारा सारी चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं। तो आज के एक तरीके से दृश्य में बैठकर सोचना उस टाइम के दृश्य को, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कुछ भी बोल देते हैं आज के डेट में कि हाँ ऐसा था उस टाइम पर, वैसा था उस टाइम पर, सिचुएशन क्या थी, तो इंसान के द्वारा जो स्टेप उठाए गए उनके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए, तो क्या कंडीशन क्या बनी थी। तो यहां से ये आप लोग को हिस्ट्री में लेकर चलते हैं। जो डिबेट होते हैं यहाँ पर नेहरू जी के बारे में, तो हमेशा से ये कहीं ना कहीं बोला जाता है कि कहीं ना कहीं कश्मीर इश्यू को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, जो यहाँ पर कश्मीर इश्यू को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, जबकि सरदार पटेल साहब जो थे वो सारे राज्य को कंट्री में मिलाकर ले गए, और नेहरू जी ने इंटरफेयर किया कश्मीर इशू पर, तो उसको वो ढंग से यहां पर हैंडल नहीं कर पाए। तो ये बातें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना सही बात नहीं होगी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखोगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले इनके द्वारा यहां पर मेहरचंद महाजन के बारे में बात की जा रही है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पर देखिए जम्मू एंड कश्मीर के पीएम बोला जाता था, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट एरिया माना जाता था। तो ये 1947 से 1948 तक यहां पर सर्व किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाद में चलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आप लोगों को देखने को मिले। तो इनके द्वारा अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई उसमें इनके द्वारा कई सारी बातों के ऊपर यहां पर बातें की गई। बोला गया कि आज की डेट में जो कश्मीर है हमारी कंट्री का जो पार्ट है, ये नेहरू और पटेल यानी कि नेहरू जी और पटेल जी के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर जो स्टेप उठाए गए उसका रिजल्ट है। यहां पर आप लोग अकेले यहां पर जो नेहरू जी को बार बार बोलने लगते हो, तो ऐसा नहीं है कि नेहरू जी ने अकेले ने यह काम किया, पटेल जी भी यहां पर साथ में थे। अक्टूबर 24, 1947 में महाजन जी के द्वारा रिसीव किया गया एक लेट नाइट कॉल। लेट नाइट कॉल कहां से आई है? ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की साइड से, जो कि सरदार पटेल थे यहां पर उस टाइम पर, उनके द्वारा बोला गया यहां पर
जो यहां पर महाजन जी को कि तुरंत आप यहां पर दिल्ली टू अमृतसर पहुंचो, ठीक है। यानी कि एक तरीके से उनको यहां पर पहुंचाया गया, अमृतसर से दिल्ली पहुंचने के लिए बात की गई। उसी फ्लाइट में नेक्स्ट डे यहां पर लेडी माउंटबेटन पहुंचने वाली थी, कहां पर, श्रीनगर, ठीक है। तो यहां पर शेख अब्दुल्ला जो कि उस टाइम पर फ्री किए गए थे, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा पत्थर माने जाते हैं, एक मील का पत्थर माने जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में। एक वीडियो मैंने बनाई थी आर्टिकल 370 के ऊपर, ठीक है। काफी डिटेल में वहां पर डिस्कस किया था, 2 पार्ट है उसके, अगर टाइम मिले तो कभी जरूर देखेगा, आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, काफी सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो आप लोग देखने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पर अगर बात करें, यहां पर ये जो बात की जा रही है कि यहां पर लेडी माउंट, एक साइड में तो यहां पर इनको बुलाया गया दिल्ली के अंदर में, और लेडी जो माउंटबेटन है, ठीक है, वो यहां पर श्रीनगर पहुंच रही थी, एक तरीके से रिसेंटली जो फ्री किया गया था, किससे, शेख अब्दुल्ला जी को, जिनको गिरफ्तार किया गया था पहले। और ये इंपॉर्टेंट है यहां पर बैकग्राउंड में देखने वाली बात कि इस टाइम पर जो नेहरू जी थे वो यहां पर यूएसए में थे, किसी पर्टिकुलर जो भी काम होगा यहां पर उस टाइम पर, और पटेल जी जो थे यहां पर वो कंप्लीट संचालन था इनके हाथ में। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर अगर कोई भी कंडीशन यहां पर बन रही थी तो नेहरू जी और पटेल जी के द्वारा दोनों उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू और पटेल जी जो थे जो क्लियरली यहां पर एक तरीके से समझ रहे थे कि किस तरीके से कश्मीर को लेकर चलना है, इंटीग्रेशन कैसे इसका होना है, क्योंकि कश्मीर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल था, क्योंकि उस टाइम पर यहां पर सारी जो रियासतें थी उनको हम लोग अपने में मिला रहे थे, और यहां पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भी गेम खेला कि जो इंडिया के अंदर मिलना चाहता है वो मिल सकता है, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो सिचुएशन जो थी वो थोड़ी सी यहां पर डिफरेंट हो गई थी। देखिए यहां पर उस टाइम पर समझना, जरा सी गलती यहां पर कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर को हमसे अलग कर सकती थी, जो पोर्शन हमारे पास में हो सकता था कि वो भी पोर्शन हमारे पास में न रहता। तो इसी के चलते एक लेटर के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो एड्रेस करता है शेख अब्दुल्ला को, सेंड किया गया यहां पर, जो यहां पर बेसिकली, तो ये जो बेसिकली यहां पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर लेटर के बारे में, तो जो भेजा गया शेख अब्दुल्ला को, तो कहीं ना कहीं पटेल साहब के द्वारा भी यहां पर इस लेटर को देखा गया, एन यहां पर गोपाल स्वामी अय्यर के थ्रू यहां पर बेसिकली ये चीजें देखने को मिली कि किस तरीके से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर चीजों को इनिशिएट करना है। यानी कि आप लोगों को पता है कि यहां पर चीजें जो हैं वो बाद में आर्टिकल 370 देखने को मिला, पहले यहां पर इस तरीके कोई प्रोविजन नहीं थे स्टार्टिंग में, तो बाद में दिखा कि यहां पर किस तरीके से लेकर चलना है, तो फिर इसको भी इसके अंदर लाने की कोशिश की गई। माइनर चेंज की बात की जा रही है आर्टिकल 370 के अंदर, जब भी यहां पर कोई बात की जाती है तो नेहरू और पटेल जी दोनों साथ में देखने को मिलते थे अगर कोई भी बात इससे रिलेटेड आती थी। आर्टिकल 370 जो है ये दोनों के द्वारा टेंपरेरी माना गया था, नेहरू जी के द्वारा भी और पटेल जी के द्वारा भी, किसी ने भी उसको यहां पर परमानेंट स्टेटस नहीं दिया था। हालांकि जो बेसिक फोकस था वो ये था कि किसी तरीके से ये मुद्दा निपट जाए और अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के ऊपर फोकस दिया जाए, और ये अर्जेंट यहां पर नेसेसरी भी था, क्योंकि एक साइड में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वहां पर बार बार यहां पर उल्टे सीधी हरकतें की जा रही थी, जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इवन ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही थी कि हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी है वो यहां पर खुश नहीं रहेंगी, वो माइनॉरिटी पाकिस्तान के अंदर ही खुश रहेंगी। यानी कि हमारी कंट्री एक मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटी में थी, तो पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर इंडिया जो है मुस्लिम खुश नहीं रहेंगे। हालांकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो कम्युनिटी वहां पर पाकिस्तान के अंदर ही खुश नहीं है, पाकिस्तान में दुनिया भर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारी कंट्री में जबकि सारी कम्युनिटी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। अगर बात करें नेहरू जी और पटेल जी के बारे में, तो दोनों की अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंट था यहाँ पर। अगर सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें तो धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें तो नेहरू जी का जो धर्मनिरपेक्षता थी उसको कई बार एक तरीके से स्यूडो सेक्युलरिज्म बोला जाता था, दिखावटी। रीजन क्या था, यह माना जाता था कि ये माइनॉरिटी को ज्यादा फेवर करते थे। यानी कि देखिए सही बात यह भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर पेरेंट्स हैं यहां पर, अगर माता पिता हैं, अगर एक बच्चा ताकतवर है और दूसरा बच्चा कमजोर है, तो माता पिता हमेशा से कोशिश करते हैं कि जो कमजोर बच्चा है उसको थोड़ा सपोर्ट किया जाए। तो यहां पर अगर माइनॉरिटी के साथ में वो नहीं रहते, ये भी मेजोरिटी के साथ में खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये बोलते कि नेहरू जी की जो सेक्युलरिज्म है वो दिखावा है वो मेजोरिटी के साथ में है, तो इसलिए ये माइनॉरिटी के साथ में रहते थे कि कमजोर तबके के साथ में कम से कम इंसान को रहना चाहिए। पटेल जी और नेहरू जी जो थे उनका व्यू जो था थोड़ा सा यहां पर डाइवर्जन था, पर लेकिन फिर भी मिलकर काम करते थे। ये अपने जो भी इनके अंदर डिफरेंस आते थे वो डिफरेंस सारे एक दूसरे से मिलकर ये सेटल कर लेते थे। यही बात बोली गई यहां पर ग्रैनविन ऑस्टिन के द्वारा, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जो कि काफी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं हमारे संविधान को भी, तो इनके द्वारा बोला गया नेहरू जी और जो पटेल जी थे वो जब यहां पर असेंबली के अंदर जाते तो जो यहां पर डिवाइडेड व्यू देखने को मिलता था, पर फिर भी अपने डिफरेंस को सेटल कर चीजों को आगे लेकर चलने की कोशिश करते थे। सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें यहां पर तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं जो पटेल जी का जो व्यू था यहां पर वो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलता था। जबकि अगर बात करें यहां पर एडवाइजरी कमेटी जो कि फंडामेंटल राइट से थी, फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में पार्ट 3 में रखे गए हैं और उसमें 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है, और रिलीजन के बारे में वहां पर बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें यहां पर जब रिव्यू की जाती थी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल यहां पर पटेल जी का भी रहता था कि क्या चीजें हैं, क्या कहां पर होनी चाहिए। तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं
इनके द्वारा भी उन चीजों को एक्सेप्ट किया गया है, वरना इनके चलते यहां पर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो इंडिया जो आज के डेट में फॉलो कर रही है वो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर एक की साइड से, ये दोनों की साइड से, पर लेकिन ज्यादा अलग तरीका जो सेक्युलरिज्म था यहां पर वो था बिल्कुल यहां पर नेहरू जी का की माइनॉरिटी के साथ में ज्यादा देखने को मिलते थे। पटेल जी जो भी आइडेंटिफाई करते थे नॉर्मली, वो भी एक तरीके से हिंदू ट्रेडिशन पर ज्यादा फोकस करते थे। पटेल जी ऐसे, यहां पर पटेल जी को आर्टिकल में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है जैसे एक परिवार का कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचेगा ना कि बाहर वालों के साथ में। तो पटेल जी जो थे, ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो हिंदू सोसाइटी से यहां पर बिलोंग करते थे, तो उनके बारे में ज्यादा सोचते थे, उनके बारे में ज्यादा यहां पर फोकस देकर चलते थे। हिंदू ट्रेडिशन के जो लीडर थे लाइक मदन मोहन मालवीय जी, इसी के साथ में लाला लाजपत राय जी, तो उनके द्वारा भी फेवर किया गया कि हमारी कंट्री में जो बेसिकली आइडियोलॉजी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदू, एक तरीके से कम्युनिटी के फोकस में होनी चाहिए। जबकि नेहरू जी के द्वारा यहां पर इसको स्ट्रांगली अपोज किया गया। उनके द्वारा बोला गया कि सेक्युलर कंट्री है हमारी, अगर पर्टिकुलर एक मेजोरिटी के साथ में हम लोग चलेंगे तो फिर ये बात यहां पर सही नहीं रहेगी। इसका उदाहरण देने की कोशिश की गई यहां शानदार तरीके से। के मुंशी जो कि एक मिनिस्टर भी थे यहां पर नेहरू जी की गवर्नमेंट में, उनके द्वारा यहां पर पार्लियामेंट के अंदर रखा गया कि गुजरात के अंदर जो सोमनाथ का टेंपल कई बार यहां पर महमूद गजनी के द्वारा तोड़ा गया है 11th सेंचुरी में, तो उस टाइम पर यहां पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल जी थे, उनके द्वारा अनाउंस किया गया 1947 में कि गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराएगी इसको बनाने के लिए। तो देखिए यहां पर जो नेहरू जी थे और जो गांधी जी थे, उन्होंने इसको बोला कि यह सही नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट के फंड से यहां पर पैसा यूज किया जाए, आप लोग यहां पर पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक के द्वारा यहां पर इसको फाइनेंस किया जाए। क्योंकि अगर आज के दिन में हम लोग मंदिर को या फिर यहां पर इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो कल को किसी मस्जिद को भी बनाना पड़ेगा, फिर बोलेंगे मंदिर तो बनवा दिया, मस्जिद नहीं बनवाई, गुरुद्वारे में पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पब्लिक फंडिंग के थ्रू होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट यहां पर फंडिंग करे। तो ये था इनका सजेशन, यानी कि ये चाह रहे थे कि यहां पर चीजें जो है गवर्नमेंट कम से कम चीजों में इंटरफेयर न करें। अगर कोई अपनी रिलीजियस प्लेस को बनाना चाहता है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, उनको अपना एक तरीके से पैसा इकट्ठा करने दीजिए और उनको खुद बनाने दीजिए, यानी कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर न करें। वरना दूसरे भी यहां पर हमारी कंट्री में रिलीजन है, किसी एक रिलीजन के पीछे चलकर हम लोग नहीं चल सकते। तो ये इनका व्यू था यहां पर अगर देखा जाए तो इसीलिए यहां पर देखिए कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं जब हमारी कंट्री आजाद हुई ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग थे वो कई बार ये भी बोलते थे कि ये कंट्री कभी मिलजुल कर नहीं रहने वाली है, इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे छोटे छोटे एरिया है, 500 से ज्यादा राजा रजवाड़ों को मिलाकर कंट्री बनाया गया है। तो ये माना जाता था कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़े इसके होने वाले हैं। पर लेकिन जो यहाँ पर आइडियोलॉजी थी कि बांधकर चलना है, गांधी जी और नेहरू जी और पटेल जी का भी यहाँ पर पार्ट था इसमें काफी बड़ा, तो इनके द्वारा कहीं ना कहीं चीजें जो थी हम लोग इस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। इस मुद्दे पर देखें दोनों अलग थे पर लेकिन फिर भी मिलकर काम करते थे। तो इस तरीके से यहां पर जो ब्यूटी थी दोनों के रिलेशन की वो ये थी कि पर्सनली इनके डिफरेंस हो सकते थे, पर लेकिन जब कंट्री के बारे में आती थी तो दोनों मिलकर काम करते थे एक साथ में। नेहरू के द्वारा जो यहां पर अगर बात करें, यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से रिलीजियस जो एटीट्यूड है हमारी कंट्री का उससे डिस्टेंस बनाकर रखनी है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के चक्कर में हम लोग पड़ गए तो हम लोग अपनी एक न्यूबॉर्न कंट्री का कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर पाएंगे ढंग से। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दुनिया भर की और भी यहां पर क्लास है और भी यहां पर रिलीजन है, तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो हम लोग कर नहीं कर सकते। नेहरू जी के द्वारा यहां पर एक तरीके से फोकस करने की कोशिश की जाती थी कि एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। वो हिंदू नेशन के हमेशा अपोज में रहते थे कि एक हिंदू के बेस पर कोई नेशन होना चाहिए, और इसी के चलते यहां पर जो हिंदू महासभा है जो हमेशा से फोकस करती थी यहां पर एक तरीके से वो अपना एक तरीके से हिंदू नेशन बनाने की बात करती थी। तो इसके चलते कभी भी मुस्लिम माइनॉरिटी यहां पर प्रॉपर वे में यह माना जाता है कि सर्वाइव नहीं कर पाती। इसी के चलते यहां पर जो जून 1948 की अगर बात करें तो सरदार पटेल जी के द्वारा बोला गया कि हिंदू महासभा को कांग्रेस के अंदर अमलगमेट कर दिया जाए, यानी कि मिला दिया जाए। सिमिलर दलील यहां पर दी गई उनके द्वारा आरएसएस को भी, यानी कि कहीं ना कहीं देखिए यहां पर जो राइटर हैं जो लिखने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये गलत, एक तरीके से गलत सजेशन दिया गया था कहीं ना कहीं जो यहां पर जो सरदार पटेल जी के द्वारा। पर लेकिन यहां पर अगर इस तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखा जाए, देखिए इनका मानना ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस और जो यहां पर आरएसएस है दोनों मिलकर काम करें, डिवाइड न हो, तो हो सकता है कि एक अच्छे तरीके से नेशन को लेकर चल सके। हालांकि अलग अलग आइडियोलॉजी है, देखिए मतभेद तो होते ही, पर लेकिन हो सकता है कि एक दूसरे के साथ संगति में आकर कुछ अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते, ठीक है। तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिल सकती थी। जब यहां पर गांधी जी का एसोसिएशन किया गया 1948 में, तो उस टाइम पर कंडीशन ये देखने को मिली कि आरएसएस के जो बंदे थे नॉर्मली जो नाथुराम गोडसे जो माना जाता है यहां पर, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट थे उनकी आइडियोलॉजी से। तो ये माना जाता है कि यहां पर उस टाइम पर इसको बैन किया गया आरएसएस को, ठीक है। तो जब बैन किया गया तो सबसे पहले यहां पर जो कई सारी पर्सनैलिटी सामने निकल कर आई कि हाँ इस पे से बैन हटा लेना चाहिए, तो उसमें से सरदार पटेल जी भी यहां पर एक माने जाते हैं कि वो भी इसके फेवर में नहीं थे,
कि यहां पर इनके ऊपर बैन जो है वो लगाया जाए। सरदार पटेल जी के बारे में बात की जा रही है, तो वो आरएसएस के बारे में जब बात करते हैं तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर उनके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से जो स्वामिक सेवक संघ है इसके मेंबर भी यहां पर पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। और ये बात उस टाइम पर यहां पर कमेटी के द्वारा बेसिकली रिजोल्यूशन लिया गया जब नेहरू जी कंट्री के अंदर नहीं थे, बाहर गए थे। तो यहां पर देखिए ये भी नेगेटिव फेज एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। वरना जो एक तरीके से अगर बात करें सरदार पटेल जी के बारे में भी, उनका जो बेसिक फोकस रहता था ना, जो मैंने देखा है एक तरीके से जितना उनके बारे में पढ़ा है, चीजों को यूनाइट करने की कोशिश ज्यादा करते थे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से मिलजुल कर सारी चीजें रहे, चीजों को अच्छे से आगे लेकर चले। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़े से टाइट प्रवृत्ति के इंसान थे, पर लेकिन अगर इस तरीके की पोस्ट पर अगर हैं तो थोड़ा सा टाइट होना बनता भी है वहां पर, तो वो चीजें हैं। पर लेकिन फिर भी यहां पर एक तरीके से ज्यादा एक तरीके से कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी, दोनों जो लीडर थे वो मिलकर काम कर रहे हैं, घुमा फिराकर। बात एट द एंड ऑफ द डे ये आ रही है। कांग्रेस के द्वारा जब बात करें यहां पर 1950 की बात की जा रही है डेमोक्रेसी के बारे में, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये यहां पर प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के। और ये कहीं ना कहीं जो हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही थी एक तरीके से हिंदू नेशनलिस्ट लोयलिस्ट यहां पर सामने निकल कर आए। और पटेल जी के द्वारा भी इसको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया। जो यहां पर बात की जा रही है नासिक कांग्रेस सेशन के बारे में, तो 2 पॉइंट नासिक कांग्रेस सेशन में काफी ज्यादा फोकस किए गए, जहां पर टंडन जी जो थे वो यहां पर अध्यक्ष बने हुए थे। उस टाइम पर सबसे पहले तो बोला गया कि हिंदू नेशनलिज्म हम लोग को लेकर चलना है आगे। दूसरा बोला गया कि पूरी कंट्री में हिंदी लैंग्वेज को हम लोगों को यहां पर एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बना के चलना है। देखिए ये जो बात थी ना, ये जो यहां पर बोली जा रही थी, ये सारी वो बात थी जो कंट्री को डिवाइड करने का काम करते हैं। आप लोगों को पता है जब भी हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो साउथ इंडिया जो हमारा है वो एक तुरंत अपने आप को साइड में कर लेता है, बोलता है साउथ इंडिया जैसे आप लोगों के लिए दूसरी लैंग्वेज है ऐसी हमारे लिए हिंदी लैंग्वेज है, हमारी समझ में नहीं आते तो हम लोग कैसे उसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये बातें यहां पर देखने को मिलती है। अगर दूसरी पॉजिटिव साइड देखा जाए तो वो ये भी है कि देखिए जो लैंग्वेज है वो हमारी अगर एक हो जाती है, जैसे जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, तो पूरी कंट्री को एक धागे में पिरोया जा सकता है। पर लेकिन उसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। पहले साउथ इंडिया में भी कम से कम हिंदी को अच्छे लेवल पर पहुंचाया जाए, तब चीजें हो सकती है। तो उसके लिए तो कुछ ढंग से काम किया नहीं जा रहा था, पर लेकिन एक चीजों को फोर्स करने की कोशिश की जा रही थी जो कि गलत था। इसी के चलते अगर बात करें जो अप्रोच थी नेहरू जी की और पटेल जी की हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर, वो डाइवर्जन थी कहीं ना कहीं। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक कॉइन की अलग अलग साइड आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो यहां पर जो बेसिकली जो नेहरू जी थे वो तो सेक्युलरिज्म को फॉलो कर चलने वाले थे यहां पर प्रॉपर वे में। हालांकि पटेल जी भी सेक्युलरिज्म को ही फॉलो करते थे, पर पटेल जी जो थे वो फेथ और ट्रस्ट में फोकस करते थे, यानी कि ज्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचते थे, कोई लॉजिकल यहां पर इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता था। जबकि यहां पर नेहरू जी जो है वो यहां पर साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सोचते थे कि अगर आज की डेट में हम लोग किसी भी तरीके से हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर फोकस देना स्टार्ट कर दिया तो माइनॉरिटी हमारी कंट्री में सरवाइव नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल आगे चलकर हमारी कंट्री ऐसी बन जाती है जैसे आज के डेट में पाकिस्तान और आप लोगों को अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, कोई भी माइनॉरिटी आज के डेट में वहां पर सरवाइव नहीं कर पाती है। अगर हिंदू नेशन बन जाएगा तो हमारी कंट्री में भी ही प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगी, पर मिल सकती थी, ऐसी हो सकती थी चीजें, क्योंकि कई बार कई सारे तबके जो हैं वो हैवी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा जो नेहरू जी थे वो क्या करते थे, एजुकेशन पर फोकस देते थे, क्योंकि उनका मानना था एजुकेशन जो है वो माइंड को ओपन करेगी और कहीं ना कहीं पुरानी जो आइडियोलॉजी जो बिलीफ है उनसे हम लोग दूर हटेंगे, इस जो भी बेड़ी है उसको तोड़कर बाहर निकल के आएंगे। तो उनका यह मानना था यहां पर। इसी के साथ में अगर बात करें उनके द्वारा आज के में जो आईटीज देखने को मिलते हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया उसकी नींव रखने में इनके। उनका मोटो यह था कि हमारी कंट्री में एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए और टॉलरेंस सोसाइटी होनी चाहिए और सेक्युलर कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक तरीके से एक तर्क वितर्क करे, ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके भागे जा रहे हैं जानवरों की तरीके से, एक भीड़ जिधर चल रही है उधर ही चल रही है। दूसरा टॉलरेंट सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं जरा जरा सी बात में उबाल आ जा रहा है, और सारे धर्म संभव होने चाहिए। तो ये बेसिकली मानना था। इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं जो अंबेडकर साहब थे वो भी यहां पर पार्ट बने यहां पर नेहरू जी की गवर्नमेंट का। जब हिंदू कोड बिल के बारे में बात आई, जब इंट्रोड्यूस किया गया, जो भी हमारी कंट्री में यहां पर खासकर जो हिंदू को फॉलो करने वाले बेसिकली जो लोग थे उनके द्वारा काफी क्रिटिसाइज किया गया हिंदू कोड बिल का। सब यहां पर बिल्कुल अपोजिट हो गए, सबके द्वारा रजिस्ट किया गया, एवरी हिंदू नेशनलिस्ट जो कांग्रेस का था। पर लेकिन उस टाइम पर भी यहां पर जो नेहरू जी थे वो अड़े रहे यहां पर कि कहीं ना कहीं इसको पास कराना है, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पास नहीं करा पाई स्टार्टिंग में, और अंबेडकर साहब के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया कैबिनेट से। हालांकि बाद में भी वो जुटे रहे, उसको फिर टुकड़ों में पास कराया गया। पर लेकिन कंडीशन क्या थी, वो चाहते ये थे कि कम से कम कहीं ना कहीं जो कंट्री में अभी हिंदू के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, आगे आने वाले टाइम में आराम आराम से दूसरे के भी ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर लेकिन एग्जैक्टली अगर ग्राउंड लेवल पर आप लोग देखोगे तो ऐसी चीजें होती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि अपोजिशन काफी ज्यादा यहां पर चीजें होने लगी थी। नेहरू जी के बारे में बात करें तो मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करते थे।
किस तरीके से हम लोग को अपनी कंट्री को आगे लेकर चलना है, क्योंकि जो यहां पर जो डिवाइड करने वाली फोर्स है उनसे हम लोग को दूर रहना है। जनवरी 1948 में यहां पर उनके द्वारा बोला भी गया कि आज की डेट में अगर देखें ना, हम कंट्री हमारी एक न्यूबॉर्न कंट्री है, ठीक है, तो इंडिया के बारे में कंसर्न रहना बनता है। तो सेक्युलर लाइन पर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगर रिलीजियस के लाइन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसी के साथ में इंटरनेशनलिज्म के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए, यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक संसार, एक तरीके से हमारा पूरा उसके बारे में सोचे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी ही कंट्री के ऊपर ओनली फोकस देकर चल रहे हैं, तो ओपन भी हम लोग को अपनी कंट्री को करना चाहिए। इफेक्टिव डेमोक्रेसी है वो यूनिटी और सॉलिडेरिटी में ही आगे बढ़ सकती है, तभी हम लोग एक कंट्री की तरीके से काम कर सकते हैं। तो नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है वो आज की डेट में भी हम लोग को, जो हम लोग लड़ाई करते हैं रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, उनसे ऊपर उठने की बात करती है, अच्छी एजुकेशन देने की बात करती है। तो ये सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए, ये उस टाइम पर भी उनके द्वारा बोला गया था, ठीक है। तो इसके बारे में एक कंप्लीट आइडिया है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये सेल्फ रिलायंस के बारे में बात की जा रही है। देखिए आप लोगों को पता है आत्मनिर्भर प्रोग्राम हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया है, पर लेकिन जो राइटर है यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोल रहे हैं इस आर्टिकल में कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब तक यहां पर गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तब तक यहां पर चीजें हम लोग नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी एरिया की बात कर लीजिए। और ये सही टाइम है कि हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आगे जितना लेट करेंगे गड्डी जो है वो हमारे हाथ से छूट जाएगी। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, तो इसके बारे में आप लोग समझिए। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करें टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यूएस, यूरोप, चाइना आज के डेट में सारे एरिया में काफी आगे चल रहे हैं। चाहे आप लोग इलेक्ट्रिक फ्यूल और सेल व्हीकल के बारे में बात कर लीजिए, हमारी कंट्री में भी इतने ज्यादा स्केल पर नहीं है, चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर इन सब चीजों के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यहां पर सोलर सेल और मॉड्यूल यहां पर अच्छे से होने चाहिए। इसी के साथ में एयरक्राफ्ट, खासकर अनमैन्ड जो व्हीकल है, अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जो है, बेसिकली क्या होता है, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी फैक्ट्री ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सारा काम मशीनें करेंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के ऊपर होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार पहले बताया था कि मदर डेयरी के जब प्लांट में मैं गया था यहां पर एक बार देखने के लिए, यहां पर उस टाइम पर कंडीशन ये बनी थी कि वहां पर इंसान जो है कुल मिला के पूरे प्लांट को 7 से 8 पर्टिकुलर पर्सन जो है पूरे प्लांट को चला सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। बस एक बार दूध वहां तक पहुंचना चाहिए, फिर कैसे कैसे वो दूध किस तरीके से कैरी करना है, कैसे उसको क्लियर करना है, कैसे उसको पैकेट करना है, कहां तक उसको पहुंचाना है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है यहां पर। तो ये कंडीशन आप लोग सारा ऑटोमेशन से देखने को मिल सकता है। बायोटेक और फार्मा के बारे में बात की जा रही है, इसके ऊपर फोकस दे सकते हैं, काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर जैसी जैसी बीमारियां सामने निकल कर आ रही है। और कोई भी ऐसा काम अगर करना है तो गवर्नमेंट को यहां पर फोकस देकर चलना पड़ेगा, और खासकर हम लोग को ऐसी कंट्री से सीखना ही पड़ेगा जो कंट्री ऑलरेडी इस एरिया में काफी कुछ यहां पर कर रही है। तो सेल्फ रिलायंस तभी हो सकता है जब स्टेट फंडेड यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इसीलिए दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी हम लोग की न देखने को मिले। आज की डेट में भी हमारी कंट्री में जो करंटली अगर आप लोग बात करेंगे, जो इंस्टीट्यूशन है, खासकर पीएसयू रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी जो है, वो यहां पर ओनली 1% जीडीपी का खर्च किया जा रहा है उसके अंदर में। तो ये समझिए, अगर आप लोग एक पर्टिकुलर पर्सन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसके पास में एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। अगर वो हष्ट पुष्ट रहेगा तभी काम कर पाएगा, और उसके पास में एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें सही रहेंगी तभी पर्सन जो है वो प्रॉपर लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। तो इन्हीं के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। तो बात क्या बोली जा रही है कि यहां पर बेसिकली आप लोगों को लेकर चलना है कि यहां पर हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है, और वो करना पड़ेगा स्टेट फंडिंग के थ्रू। अपग्रेडेड और रीओरिएंटेड यहां पर पीएसयू हमारी कंट्री में होने चाहिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे बीएसएनएल वगैरह हो गया, एयर इंडिया जो कि बर्बाद हो रहे हैं, तो इनके ऊपर फोकस देकर चलना है, इनको सपोर्ट करना है। प्राइवेट सेक्टर भी आप लोग यहां पर एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन उनका भी देखने को मिल सकता है सप्लाई चेन में, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग सारी चीजें उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे, गवर्नमेंट को अपना काम करना पड़ेगा। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन के अंदर अगर ये कम से कम हम लोग यहां पर कर पाएंगे तो तभी यहां पर एक स्किल डेवलपमेंट भी होगी आगे चलकर, जब पर्सन आएगा, पढ़ा लिखा आएगा और स्किलफुल पर्सन आएगा यहां पर। अगेंस्ट करंट ट्रेंड क्या है, यहां पर करंट ट्रेंड पूरा ऐसा है कि प्राइवेट के ऊपर यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है यहां पर। तो कंडीशन क्या है यहां पर, सबसे पहला एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पब्लिक जो एजुकेशन हो गया, इसी के साथ में यहां पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो है यहां पर हेल्थ के बारे में। क्वालिटी ऑफ मास एजुकेशन सेल्फ रिलायंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और दूसरा हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये दो मुद्दे हम लोग साथ में लेकर चलेंगे तो हम लोग अपनी कंट्री को एक सही डायरेक्शन यहां पर आसानी से दे पाएंगे। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसलिए यहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है।
तो ये था कंप्लीट यहाँ पर ये आर्टिकल जिसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं कई सारी चीजें आप लोगों के लिए इंक्लूड करके चलूंगा। यहाँ पर बेसिक फंडा क्या रहेगा, यहाँ पर आर्टिकल में तो कम चीजें बताई गई हैं, पर लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आगे पीछे की भी जो चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर जानने इसके बारे में जाननी चाहिए वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को इंक्लूड करके चलूंगा। फिलहाल क्या सिनेरियो चल रहा है वो भी इंक्लूड करके चलूंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात की जा रही है, रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहे हैं, इसके चलते चलते भी कंडीशन जो है खराब इतनी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सिचुएशन ये देखने को मिलेगी कि लॉकडाउन के चलते चलते भी जो ऑयल का प्राइस है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है किसी भी तरीके से हमारी कंट्री में, खासकर जहां पर लोगों के पास में पैसा नहीं है तब भी ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो कई सारी बातें यहां पर इंटरेस्टिंग यहां पर देखते हैं एक एक कर। तो सबसे पहले आइए आगे बढ़ते हैं, क्या बात की जा रही है